हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी एलटी ग्रेड की तैयारी में भी खूब कस के लगे हुए होंगे पूरे मन से नहा धो के। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो टीजीटी में भी ध्यान लगाए हुए हैं, उनको भी और आपको भी सबको बेस्ट ऑफ लक है। आपकी इसी तैयारी में हम थोड़ा सा अपना भी योगदान चाहते हैं, इसलिए हम लगातार आपके लिए वीडियोज़ लेकर के आ रहे हैं जो आपकी एलटी ग्रेड मेंस की राइटिंग आंसर में काफ़ी काम आने वाले हैं। और बहुत जल्द हम टीजीटी की क्लासेस भी शुरू करेंगे जिसमें हम राइटर्स को भी डिस्कस करेंगे, थ्योरी क्लासेस, और उनके वर्क्स को भी डिस्कस करेंगे और उनके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आपके सामने हैं और हमारा जो टॉपिक है आज का वो है इम्प्रेशनिज्म। इम्प्रेशनिज्म क्या है? तो अब जब आप इसको ओरिजिन पहले इसका देख लेते हैं। ओरिजिन जब आप इसका देखेंगे तो इसका ओरिजिन जो है वो फ्रांस है। ठीक है, कहाँ ओरिजिन हुआ था इसका? फ्रांस में। आप ईयर ध्यान रख सकते हैं 1873 का। इस ईयर में एक बड़ी ही ख़ास पेंटिंग बनाई गई थी जिसका नाम था इम्प्रेशन। इम्प्रेशन कॉमा लगाइए, लिखिए सनराइज। ठीक है, ये इसका टाइटल इसको दिया गया था पेंटिंग को, और ये बनाई गई थी क्लॉड मोनेट के द्वारा। किसके द्वारा? क्लॉड मोनेट के द्वारा। ये 4 पॉइंट आपको इम्प्रेशनिज्म में ध्यान रखने हैं। ठीक है, इम्प्रेशनिज्म जैसा कि इस पॉइंट से साबित है कि पहले किस में आया था? पेंटिंग में आया था। फिर इसने म्यूज़िक को भी और फिर लिटरेचर को, दोनों को प्रभावित किया है। ठीक है, इस इम्प्रेशनिज्म में क्या क्या ख़ास बातें थी, राइटर्स ने क्या इसमें व्यक्त करने की कोशिश करी है, वो सारा कुछ अपन देखेंगे। लिटरेचर में वर्जीनिया वुल्फ हैं, कॉनरॉड हैं, ये राइटर हैं जिन्होंने इसका खूब यूज़ किया है अपने वर्क्स में। वर्जीनिया वुल्फ ने मिसेस डॉलोवे में इसका यूज़ किया है। ठीक है, और भी अपन डिस्कस करेंगे आगे। तो ये है हमारा इम्प्रेशनिज्म, जो अगर आपके एलटी ग्रेड मेंस राइटिंग में आ जाए तो आप हमारे इस क्वेश्चन और आंसर की मदद से उसमें काफ़ी कुछ अच्छे से लिख के आ सकते हैं। ठीक है, एक और काम की बात जो आपको बतानी है वो क्या है कि आप जो भी अटेम्प्ट करिए, करने तो सभी हैं आपको, आईएमसी इसके थ्रू करिए लॉन्ग आंसर्स। आई फॉर इंट्रोडक्शन, एम फॉर मेन आंसर, और सी फॉर क्या हो जाएगा? कंक्लूजन। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन भी आपका इससे रिलेट करेगा मेन आंसर से, और जो कंक्लूजन है वो भी इसी से रिलेट करेगा। भाई मैकबेथ का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 12th नाइट का तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे नहीं, और कंक्लूजन में मर्चेंट ऑफ वेनिस लिख दें, और बीच में मेन आंसर में जो है आप हेमलेट लिख दें, तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। क्वेश्चन जो आया ड्रामा का है तो ड्रामा का पब्लिशिंग ईयर, उसका परफॉर्मेंस ईयर अगर याद कर पाएँ आप, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा याद करना। उसकी थीम क्या है ना, ये आप बता सकते हैं, राइटर का नाम बता सकते हैं, उसकी थीम बता दीजिए, वो तो बात हो गई। और जो मेन आंसर लिखिए तो जो क्वेश्चन दिया है ना उसी को फोकस करते हुए पूरा मेन आंसर होना चाहिए। मेन आंसर जो आप रहे उसमें पॉइंट सब हेडिंग्स बना लीजिए। ठीक है, और कंक्लूजन जब लिखिए तो इसमें यह ख्याल रखना है कि मेन आंसर में जो जो आपने डिस्कस किया उसको समअप करना है, एक्स्ट्रा कुछ उसमें नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। व्हाट इज इम्प्रेशनिज्म एंड हाउ डिड इट इन्फ्लुएंस आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक? इम्प्रेशनिज्म क्या है ये बताइए, इसने आर्ट और लिटरेचर को, म्यूजिक को किस तरह से प्रभावित किया है वो भी बताइए। तो चलिए वो बताते हैं अच्छे से अपन। देखिएगा, इम्प्रेशनिज्म वाज अ मेजर आर्टिस्टिक मूवमेंट। जो इम्प्रेशनिज्म है वो एक मेजर आर्टिस्टिक मूवमेंट है जो कि फ्रांस में स्टार्ट हुआ था लेट 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी के आखिर में। डेट अपन को पता ही है, क्या डेट अभी बताई गई थी? 1873। किसकी डेट है ये? पेंटिंग की। उसका नाम क्या है? इम्प्रेशन सनराइज। बनाने वाले कौन है? क्लॉड मोनेट। ठीक है, इट फर्स्ट अपीयर्ड इन पेंटिंग, ये पहली मर्तबा अपीयर हुआ है ये इम्प्रेशनिज्म किसमें? पेंटिंग में। लेटर फिर बाद में इसने म्यूज़िक को, लिटरेचर को प्रभावित किया। इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट एम्ड टू कैप्चर अ मूवमेंट एज द सॉ और फेल्ट इट। इम्प्रेशनिस्ट जो आर्टिस्ट होते हैं वो मूवमेंट को ठीक वैसे ही एक्सप्रेस करते हैं जैसा उन्होंने उसको फील किया है या देखा है। फोकसिंग ऑन द इफेक्ट ऑफ द लाइट, कलर, एटमॉस्फेयर इंस्टीड ऑफ डिटेल्ड रियलिज्म।
बहुत डिटेल रियलिज़म को नहीं टच करते हैं, बल्कि अपने पेंटिंग में उस लाइट का यूज़, कलर का यूज़ और एटमॉस्फेयर दिखाते हैं कि जिससे पूरी बात वो उन्हीं के थ्रू कह लें, ज़्यादा कुछ रियलिज़म या रियलिटी उनको ना दिखानी पड़े। ठीक है, आगे देखते हैं भाई क्या कहता है ये नेक्स्ट में। द नेम इम्प्रेशनिज़म, इम्प्रेशनिज़म का जो नाम है ना, केम फ्रॉम, वो आया है क्लॉड मोनेट की पेंटिंग से, जिसका नाम था इम्प्रेशन सनराइज। ठीक है, जिसे बनाया गया था 1873 में। वही बात आ गई, अपन डिस्कस कर चुके हैं। अ क्रिटिक यूज्ड द वर्ड निगेटिवली, ए क्रिटिक ने इस वर्ड को निगेटिवली यूज़ किया है, सेइंग, कहते हुए कि दीज आर्टिस्ट, सो ये जो आर्टिस्ट है ना, शोड ओनली इम्प्रेशन, सो खाली इम्प्रेशन दिखाते हैं और कुछ दिखाते ही नहीं उसमें, ये उसने क्रिटिक ने कहा। बट लेकिन द पेंटर्स एक्सेप्ट द टर्म प्राउडली, लेकिन जो पेंटर्स हैं ना, उन्हें इस टर्म को बड़ा प्राउडली एक्सेप्ट किया। दे पेंटेड एवरीडे सीन्स लाइक रिवर्स, स्ट्रीट्स, पीपल, नेचर, ऑफन आउटडोर्स टू कैच द चेंजिंग लाइट। तो वो करते क्या थे, जो पेंट करते थे उसमें एवरीडे सीन आपको मिलेंगे, नदी का सीन है, गली का सीन है, लोगों का सीन है, प्रकृति का सीन है, आउटडोर्स, या आप बाहर निकल गए कहीं आउटडोर, टू कैच द चेंजिंग लाइट, लाइट को पकड़ने के लिए, उसके मतलब अपनी पेंटिंग में उस लाइट को हूबहू दिखाने के लिए कि किस तरह की लाइट हमें इस एटमॉस्फेयर में चाहिए रहेगी पेंटिंग में। दे यूज्ड क्विक ब्रश स्ट्रोक्स, वो क्विक ब्रश स्ट्रोक्स यूज़ करते थे, एंड ब्राइट कलर्स, और ब्राइट कलर्स का यूज़ करते थे। फेमस पेंटर्स जैसे क्लॉड मोनेट है, ऑगस्टो, क्या भाई केन्योर है कि रेन्योर है, रेन्योर है, तो क्लॉड मोनेट है, ऑगस्ट रेन्योर है, एडगर डेगास है, और एडवर्ड मैनेट है। ये चार नाम आप ध्यान रख सकते हैं। वैसे मेन नाम इन्हीं का है जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी, इम्प्रेशन सनराइज करके। नेक्स्ट देखिए, मोनेट पेंटेड नेचर्स मूड्स, मोनेट जो है वो नेचर के मूड्स को पेंट करते थे। रेनॉयर जो है वो फोकस्ड ऑन जॉयफुल सोशल सीन्स, वो जॉयफुल सोशल सीन्स को, सामाजिक सीन्स को, खुशी से भरे हुए। डेगास पेंटेड बैलेट डांसर, और जो डेगास थे वो बैलेट डांसर को पेंट किया करते थे विथ नेचुरल मूवमेंट, उनके नेचुरल मूवमेंट के साथ। पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट्स लाइक पॉल सिजाने एंड विंसेंट वॉन गॉग टुक द स्टाइल फर्दर, वो इस स्टाइल को और आगे ले गए, एक्सप्लोरिंग शेप्स एंड इमोशंस, और उसमें उन्होंने शेप्स और इमोशंस को भी जगह दी अपनी पेंटिंग में। इन लिटरेचर में अगर हम बात करेंगे तो वर्जीनिया वुल्फ का नाम आप ध्यान रखिए, और जोसेफ कॉनराड का नाम ध्यान रखिए। वर्जीनिया वुल्फ का एक वर्क है मिसेस डालोवे, ठीक है, मिसेस डालोवे इनका हो गया। और जोसेफ कॉनराड पढ़ लीजिए, कॉनराड पढ़ लीजिए। इन्होंने जो एक वर्क लिखा है वो भी बड़ा फेमस है इम्प्रेशनिज्म की थीम को लेकर के, वो है हार्ट ऑफ डार्कनेस, हार्ट ऑफ डार्कनेस। ठीक है, तो ये आपको दो वर्क भी इनके ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलिए। यूज्ड लिटरेरी इम्प्रेशनिज्म, इन्होंने लिटरेरी इम्प्रेशनिज्म को यूज़ किया है टू फोकस ऑन कैरेक्टर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स, कैरेक्टर्स की थॉट्स और फीलिंग्स पर फोकस करते हुए। अच्छा, म्यूज़िक की बात करिएगा तो म्यूज़िक में कंपोजर्स जैसे क्लॉड डेबसी क्रिएटेड ड्रीमी साउंड्स टू एक्सप्रेस मूड्स, इन्होंने ड्रीमी साउंड्स को जो है क्रिएट किया है एक्सप्रेस मूड्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो ये इम्प्रेशनिज्म है कि जो अपना इन्फ्लुएंस पेंटिंग में, लिटरेचर में और म्यूज़िक में रखता है। और कब का ये मूवमेंट है, 19th सेंचुरी का। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो है एक्सप्रेशनिज्म, ये थोड़ा सा लीक से बाहर निकल गया है, चलिए कोई नहीं। एक्सप्रेशनिज्म क्या होता है इसको देख लीजिए। एक्सप्रेशनिज्म जो है ये 20th सेंचुरी का वर्क है आपका, 20th सेंचुरी का मूवमेंट है, सॉरी। इस मूवमेंट में जो आपके राइटर्स थे या जो ऑथर्स थे, वो सभी ओवर सिंप्लीफाइड और डिस्टॉर्टेड सेटिंग को यूज़ करते थे, है ना। और जो एटमॉस्फेयर वो रखते थे वो भी जो है अजीब तरह का होता था, कि जिसमें सपने का सा अनुभव होता था लोगों को। तो ये एक्सप्रेशनिज्म की कुछ
ख़ास बातें हैं। इसको आपके 1901 में, ऐसा माना जाता है कि ईयर 1901 में, ये भी एक फ्रेंच राइटर सॉरी पेंटर थे जिन्होंने इसे कॉइन किया था। और उनका नाम बड़ा अजीब है, थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ लेंगे अपन, जूलियन ऑगस्ट। ये डबल एल इसलिए अजीब है, ये जूलियन ऑगस्ट यहाँ तक ठीक है, लेकिन इसमें ई भी है इसलिए अजीब है ये, ठीक है। और इनका जो लास्ट नेम है वो क्या है, हरवे। तो ये थे जिन्होंने 1901 में एक्सप्रेशनिज्म को कॉइन किया था, टर्म को, ठीक है। और ये इस बताया कि 20वीं सेंचुरी का ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, आपका मूवमेंट है, जिसमें टी.एस. इलियट जुड़े हुए हैं, आर्थर मिलर जुड़े हुए हैं, कई एक सारे बड़े बड़े राइटर्स जो 20वीं सेंचुरी के थे, हेनरिक इब्सन जो अपने प्रॉब्लम प्लेज के लिए बड़े प्रसिद्ध थे, जिनको फॉलो करने के बाद जो है जॉन गाल्सवर्दी ने इतना बड़ा मकाम पाया, है ना। तो ये सारे लोग जो है इससे जुड़े हुए थे। चलिए अब अपन भैया क्वेश्चन को देख लेंगे। व्हाट इज एक्सप्रेशनिज्म इन थिएटर, थिएटर में एक्सप्रेशनिज्म क्या है, एंड व्हाट आर इट्स मेन फीचर्स, और उसके मेन फीचर क्या है भैया वो बताना है, टेक्निक्स क्या है उसकी मेन, ठीक है। चलिए बताते हैं भैया इनको अच्छे से। तो जब आप इसको देखेंगे, आंसर शुरू करते हैं। एक्सप्रेशनिज्म इन थिएटर वाज अ ड्रामेटिक मूवमेंट, एक ड्रामेटिक मूवमेंट रहा, दैट डेवलप्ड मेनली इन जर्मनी, जो जर्मनी में डेवलप हुआ इन 20वीं सेंचुरी। कॉइन जो किया था वो फ्रेंच पेंटर थे, लेकिन ये जो डेवलप हुआ ये कहाँ डेवलप हुआ है, जर्मनी में डेवलप हुआ है, ठीक है। कब, अर्ली 20वीं सेंचुरी, नाम भी 1901 में दिया उन्होंने। अनलाइक रियलिस्टिक प्लेज को अगर इनकी तुलना की जाए तो एक्सप्रेशनिस्ट थिएटर फोकस्ड ऑन शोइंग द इनर फीलिंग्स, ये लोग जो है इनर फीलिंग्स को दिखाने की कोशिश करते थे, एंड विजन्स ऑफ कैरेक्टर्स के सपनों को दिखाने की कोशिश करते थे, इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल रियलिटी, बाहर की रियलिटी की अपेक्षा। बाहर की रियलिटी में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे कि भाई अंदर क्या चल रहा है उसके, वो क्या सोच रहा है, किन सपनों में खोया हुआ है, उसकी क्या आकांक्षाएं हैं, क्या होप्स हैं, वो सारा कुछ। इट एम्ड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, इसका उद्देश्य एक ही था, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को व्यक्त करना है, आइडियाज़ को व्यक्त करना है, यूजिंग एक्सेजरेटेड एंड डिस्टॉर्टेड थिएट्रिकल एलिमेंट्स, एक्सेजरेटेड बढ़ा चढ़ाकर, डिस्टॉर्टेड बिगड़े हुए थिएट्रिकल एलिमेंट्स का यूज़ करके, ठीक है। इमोशंस को और आइडियाज़ को व्यक्त करना ही इनका मेन उद्देश्य था। द सेटिंग इज इन एक्सप्रेशनिस्ट प्लेज की जो सेटिंग होती थी ऑफन डिस्टॉर्टेड होती थी, अब्स्ट्रैक्ट होती थी और ओवर सिंप्लीफाइड होती थी, है ना। क्रिएटिंग स्ट्रेंज ड्रीम लाइक एटमोसफियर, जिससे कि एक विचित्र सा और ड्रीम लाइक एटमोसफियर क्रिएट हो जाता था। द कैरेक्टर्स आर यूजुअली नेमलेस, कैरेक्टर्स नेमलेस होते थे, उनका नाम कैसे मिलेंगे आपको, जो पूरी कम्युनिटी को, उस कम्युनिटी को जो वो नाम लिए हुए, फादर सभी पिता, सन सभी बेटे, मैन सारे मनुष्य, इस तरह के नाम उसमें हुआ करते थे। रिप्रेजेंटिंग ग्रुप्स ऑफ सोशल क्लासेस, इससे सोशल क्लास आसानी से ये रिप्रेजेंट कर देते थे, रादर देन इंडिविजुअल्स के बजाय। देन ऑफन बिहेव लाइक पपेट्स, तब ये फिर पपेट्स की तरह बिहेव करने लगते थे, विथ ग्रोटेस्क्यू कॉस्ट्यूम्स एंड मेकअप, ग्रोटेस्क्यू अजीब से भद्दे से कॉस्ट्यूम्स से और मेकअप से, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए भाई। द एक्टिंग स्टाइल इज़ वेरी पैशनेट, इनकी एक्टिंग स्टाइल बड़ी जुनूनी हुआ करती थी, इंटेंस, उत्तेजना से भरी। कॉल्ड एक्सटेटिक स्टाइल, इसको एक्सटेटिक स्टाइल कहते थे, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप कि एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामाज या प्लेज में जो एक्टिंग होती थी वो एक्सटेटिक स्टाइल कहलाती थी। विथ सडन वॉयलेंट मूवमेंट्स लाइक रोलिंग आइज, या और क्लॉ लाइक फिंगर्स एंड स्टैम्पिंग फीट, मतलब अचानक से मुड़ जाना, अचानक से हिंसक कोई मूवमेंट कर देना, आँखों को गोल गोल घुमाने लगना, क्लॉ लाइक फिंगर्स, हाथ से पंजे बना लेना, एंड स्टैम्पिंग फीट, और स्टैम्पिंग फीट को यूज़ करना। डायलॉग इज़ ऑफन रैपिड, डायलॉग बड़ी अचानक बोले जाते थे, तेज़ी से, इनकम्प्लीट होते थे, एंड क्लिप्ड, और छटे हुए होते थे, मतलब लंबा चौड़ा कोई वाक्य नहीं, छोटा सा बोल दिया, ठीक है।
नोन एज टेलीग्राम स्टाइल। और इसे क्या कहते थे भाई? टेलीग्राम स्टाइल कहते थे। इसे लिखने के तरीके को, एक्टिंग के तरीके को क्या कहते थे? एक्सटेटिक स्टाइल। और इसको लिखने के तरीके को क्या कहते थे? टेलीग्राम स्टाइल। छोटे छोटे शब्दों, ठीक है, वाक्यों में, सॉरी। समटाइम्स लॉन्ग साइलेंस रिप्लेस स्पीच टू क्रिएट ड्रामेटिक इफेक्ट। और इन प्लेस की एक और ख़ास बात क्या है कि बहुत लंबे समय तक साइलेंस रखी कर कभी कभी रखते थे एक ड्रामेटिक इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए। ठीक है भाई, ये भी बड़ा अच्छी टेक्निक थी इनकी। एक्सप्रेशनिस्ट प्लेज डोंट फॉलो अ नॉर्मल स्टोरी स्ट्रक्चर। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो एक्सप्रेशनिस्ट प्ले हैं वो फॉलो नहीं करते थे नॉर्मल स्टोरी स्ट्रक्चर। कि जैसे नॉर्मल स्टोरी स्ट्रक्चर से मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति है, पहले उसने जन्म लिया, फिर वो बचपन आया उसका, स्कूल अगर गया तो गया, नहीं तो नहीं गया, ठीक है। उसके बाद फिर जवानी आई, फिर उसका बुढ़ापा आया, फिर मौत आई। तो इस तरह के उसमें जो स्टोरी की चलने की जो थ्योरी थी वो थोड़ी सी अलग थी, है ना। इसलिए कहते हैं कि ये नॉर्मल स्टोरी स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करते थे। इंस्टीड, इसके बजाय क्या करते थे भाई वो समझ लीजिए। दे शो एक्सप्रेशनिस्ट प्लेज डोंट फॉलो अनकनेक्टेड। अच्छा, यहाँ पर कुछ मिस है थोड़ा सा, वो अपन देख लेंगे। दे शो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब वो पहले हो सक कोई किसी का जो है बुढ़ापा दिखा दिया पहले, फिर वो सोचने लगा, विज़न सपने में चला गया और वो जवानी में क्या कर रहा है, तो ये दिखाया। उसके बाद फिर लौट के बुढ़ापे में आए, फिर बचपन में पहुंच गए उसके। तो ये फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर का यूज़ करते थे। एक स्ट्रक्चर जो सीधा चलता है नॉर्मल, उसका यूज़ नहीं करते थे। एक्सप्रेशनिस्ट प्लेज डोंट फॉलो आर अनकनेक्टेड एपिसोड। एक्सप्रेशनिस्ट प्लेज जो है वो डोंट फॉलो अनकनेक्टेड एपिसोड्स, अनकनेक्टेड एपिसोड्स को फॉलो नहीं करते थे। और सिम्बॉलिक इंसिडेंट्स को भी, दैट रिफ्लेक्ट द स्टेजेस ऑफ अ कैरेक्टर्स लाइफ, जो रिफ्लेक्ट करती है। इसमें थोड़ा सा ध्यान अगर देंगे अपन, तो जो ये वाली लाइन है ना भाई, ये वाली देखिए ऊपर से रिपीट हो रही, तभी जो है वो सेंस आउट हो गया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको हम यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक, ये इसी के साथ मिल जाएगा। डोंट फॉलो अ नॉर्मल स्टोरी, ठीक। इंस्टीड, इसके बजाय दे शो या दे फॉलो अ अनकनेक्टेड एपिसोड्स और सिंबॉलिक इंसिडेंट्स। ठीक है, जो अभी बात बताएगी फ्रेगमेंटेड, कि ये जो है अनकनेक्टेड एपिसोड्स का यूज़ करते थे, सिंबॉलिक इंसिडेंट्स का यूज़ करते थे। दैट रिफ्लेक्ट द स्टेजेस, जो रिफ्लेक्ट करती हैं स्टेजेस कैरेक्टर्स लाइफ, कैरेक्टर की ज़िंदगी की अलग अलग स्टेजेस को, ठीक है। और इनर स्ट्रगल या उसकी इनर स्ट्रगल को। टाइम एंड प्लेस आर ऑफन डिसलोकेटेड एंड सिम्बॉलिक। और जो टाइम और प्लेस की उस प्ले में बात की जाती थी, वो अक्सर या तो सिम्बॉलिक होते थे या डिसलोकेटेड होते थे, ठीक है। चलिए आगे देख लेंगे थोड़ा सा। फेमस राइटर्स ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट थिएटर। एक्सप्रेशनिस्ट थिएटर के फेमस राइटर समझ लीजिए कौन कौन थे भाई। इनमें थे आपके जॉर्ज कैसर और अर्नेस्ट टॉलर, फ्रैंक वेटकाइंड, टी.एस. इलियट, आर्थर मिलर और बहुत सारे जो आपको पहले भी नाम बताए गए हैं, एक तो इम्पोर्टेंट जो थे, है ना। तो एक्सप्रेशनिज्म चेंज्ड थिएटर बाय फोकसिंग ऑन इमोशंस, ड्रीम्स एंड सोशल क्रिटिसिज्म, ठीक है। रादर देन लिख लीजिए, रादर देन रियलिस्टिक, ये थोड़ा सा मिस हो गया है, रियलिस्टिक स्टोरीज कह सकते हैं, प्लेस कह सकते हैं, ठीक है भाई। ये जोड़ लीजिएगा आप अपनी उसमें पीडीएफ जो आप वो आपको हम शेयर करेंगे, जोड़ भी लीजिएगा और वहाँ पर उसको करेक्ट भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम क्या समझे कि ये जो एक्सप्रेशनिज्म है, चेंज टू थिएटर, इसने थिएटर को चेंज कर दिया। फोकसिंग ऑन इमोशंस, इमोशन पर फोकस करके, ड्रीम्स पर, सपनों पर, और सोशल क्रिटिसिज्म पर फोकस करके, रादर देन रियलिस्टिक स्टोरीज, रियलिस्टिक स्टोरीज के बजाय, ठीक है।
तो हमने एक्सप्रेशनिज़्म को समझ लिया कि एक्सप्रेशनिज़्म असल में क्या होता है। ये जो है हमेशा एक डिस्टॉर्टेड ट्रुथ को, सच्चाई को, कहानी को बताने की कोशिश करता है। इसकी जो सेटिंग मिलेगी आपको वो थोड़ा सा सपनों जैसी दिखाई देगी, और इनकी जो कहानी होगी वो कैसी होगी, जो कहानी होगी वो लीनियर वे में नहीं चलेगी। लीनियर से मतलब एक लाइन में चलते जा रहे हैं, बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, फिर मौत आई, ठीक है। ये कहीं से कहीं कभी जवानी से बुढ़ापे में पहुंच जाएंगे, बुढ़ापे से बचपन में आ जाएंगे। तो ये इस तरह के इसमें एपिसोड्स आपको अनकनेक्टेड देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेते हैं। सरियलिज्म है, सरियलिज्म, इसके भी अपन कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पहले एक नाम आपको ध्यान रखना है, आंद्रे ब्रिटेन, ठीक है। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1924 में सरियलिज्म के लिए एक मैनिफेस्टो जो है वो जारी किया था, और वो जो मैनिफेस्टो है वो इसी साल में पब्लिश हुआ था। ये भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो मूवमेंट है ये भी वैसे तो पूरे यूरोप में ही आया था ये, लेकिन स्पेशली ये फ्रांस में, पेरिस में ज़्यादा जो है फैला, ठीक है। आंड्रे ब्रिटन का नाम ध्यान रखना है। 1924 में इन्होंने सरियलिस्ट मैनिफेस्टो, ये इन्होंने क्या किया था, पब्लिश किया। ये भी आपके जो ये हैं ये भी फ्रांस से ही संबंधित है, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। व्हाट इज सरियलिज्म एंड व्हाट आर इट्स मेन फीचर्स एंड इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट्स। सरियलिज्म क्या है ये बताइए, मेन फीचर क्या है वो बता दीजिए, और उसके इम्पोर्टेंट जो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने उसमें भाग लिया है इस मूवमेंट में, उनके भी नाम अपने को बताना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आंसर। तो सरियलिज्म वॉज अ कल्चरल मूवमेंट, एक कल्चरल मूवमेंट था। बिगैन इन यूरोप, यूरोप में जो है बिगैन हुआ कब, वर्ल्ड वॉर के बाद में, अराउंड 1924, करीब 1924 के आसपास। मेनली इन पेरिस, ख़ास तौर पे पेरिस फ्रांस में। इट फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग आर्ट, ये ऐसी आर्ट को क्रिएट करने पर फोकस करता था दैट शोड द अनकॉन्शियस माइंड, जो अनकॉन्शियस माइंड को दिखाती हो, ड्रीम्स सपनों को, एंड फैंटेसी और कल्पना को भी, रादर देन रियलिस्टिक इमेजेस, रियलिस्टिक इमेजेस के बजाय। सरियलिस्ट वर्क्स ऑफन यूज सरप्राइज, जो सरियलिस्ट वर्क्स है ना उनमें आपको सरप्राइज देखने को मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड जक्स्टापोजिशंस भी देखने को मिलेंगी, स्ट्रेंज इलॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी देखने को मिलेगा। इनका ये अजीब ही है मामला। तीन चीज़ें ध्यान रखिए, सरप्राइज ध्यान रखिए, अनएक्सपेक्टेड जक्स्टापोजिशंस ध्यान रखिए, स्ट्रेंज और इलॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ध्यान रखिए। ये आपका क्या बनाता है, पूरा सरियलिज्म बनाता है। आगे देखते हैं। द मूवमेंट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय साइको एनालिसिस, ये जो मूवमेंट है ये साइको एनालिसिस से बहुत प्रभावित हुआ, स्पेशली द आइडियाज़ ऑफ सिगमंड फ्रॉइड, ख़ास तौर पे सिगमंड फ्रॉइड के आइडियाज़ से, जिन्होंने अनकॉन्शियस माइंड पे काफ़ी रिसर्च करी और शायद उनकी बुक वगैरह भी लिखी जिन्होंने। हु स्टडीड द अनकॉन्शियस माइंड, देखिए दिया हुआ है जिन्होंने अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी किया। सरियलिस्ट वांटेड टू कंबाइन द ड्रीम वर्ल्ड एंड रियलिटी, सरियलिस्ट क्या चाहते थे कि जो सपनों की दुनिया है ना उसको और इस वास्तविक संसार को जोड़ दिया जाए। क्रिएट अ न्यू काइंड ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी, एक एब्सोल्यूट रियलिटी बनाई जाए इन दोनों को मिला करके, और सरियलिटी बनाई जाए, ये इसका दूसरा नाम। दे यूज द टेक्निक्स, वो टेक्निक यूज़ किया करते थे कैसी, ऑटोमेटिक राइटिंग, फ्रॉटेज यानी रबिंग टेक्सचर्स, एंड एक्सक्यूसाइड कॉप्स, कोलाबोरेटिव ड्राइंग, टू फ्री इमेजिनेशन एंड शो डीपर ट्रुथ्स, फ्री इमेजिनेशन को दिखाने के लिए और डीपर ट्रुथ्स को दिखाने के लिए ये ऑटोमेटिक राइटिंग, फ्रॉटेज और आपके एक्सक्यूसाइड कॉप्स का यूज़ किया करते थे। आगे देखेंगे। फेमस सरियलिस्ट आर्टिस्ट इंक्लूड सल्वाडोर डाली, डाली, डाली भी कहते हैं इनको, तो डेली थोड़ा सा इंग्लिश टाइप लगेगा तो कह सकते हैं। तो जो फेमस ये सरियलिस्ट हैं सल्वाडोर डाली, नोन फॉर हिज रियलिस्टिक स्टाइल, वो अपनी रियलिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। बट स्ट्रेंज सब्जेक्ट्स, लेकिन उनके जो सब्जेक्ट हैं वो स्ट्रेंज होते थे, जैसे मेल्टिंग क्लॉक्स,
इन हिज पेंटिंग। ये तो यार बड़ा गजब है। मेल्टिंग क्लॉक्स, पिघलती हुई घड़ियाँ, समय को इंडिकेट करने के लिए कि कितना बुरा समय चल रहा है। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी जो इनकी पेंटिंग थी उसमें इन्होंने इसको दिखाया था। अदर की पेंटर्स दूसरे कौन थे? मैक्स अर्नेस्ट, जोआन मायरो, रेनी मैग्रिट। द मूवमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड पोएट्स, इस मूवमेंट ने पोएट्स को भी इन्फ्लुएंस किया, जैसे आंड्रे ब्रिटन है, हु रोड द सरियलिस्ट मैनिफेस्टो, जिसने सरियलिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था। एंड लेटर राइटर्स, और बाद के कुछ राइटर जैसे पाब्लो नेरुडा, नाम ध्यान रखिए, पाब्लो नेरुडा हो गए आपके, ये भी प्रभावित थे सरियलिज्म से। सरियलिज्म चेंज्ड आर्ट, सरियलिज्म ने आर्ट को बदल के रख दिया बाई एक्सप्लोरिंग द अनकॉन्शियस मिक्सिंग फैंटेसी एंड रियलिटी। अनकॉन्शियस और मिक्सिंग फैंटेसी को क्या करके? एक्सप्लोर करके, और रियलिटी को एक्सप्लोर करके। एंड क्रिएटिंग अनएक्सपेक्टेड इमेजिनेटिव वर्क्स, और इसके द्वारा उन्होंने, या क्रिएटिंग अनएक्सपेक्टेड एंड इमेजिनेटिव वर्क्स, तो इन्होंने जब वो अनकॉन्शियस एंड मिक्सिंग फैंटेसी को, रियलिटी को क्या किया? एक्सप्लोर किया ना, तो इन्होंने क्रिएट किया क्या? अनएक्सपेक्टेड इमेजिनेटिव वर्क्स को। अनएक्सपेक्टेड जिसकी हम आशा नहीं कर सकते हैं कि अचानक से कोई काम हो गया। इमेजिनेटिव वो कल्पनाशील इन्होंने वर्क्स लिखे। दैट चैलेंज अवर नॉर्मल वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड, जिसने हमारे दुनिया के देखने के नज़रिए को बदल कर रख दिया। ये खतरनाक टाइप मूवमेंट है भाई। ये सपनों को रियलिटी से मिलाना चाहते हैं, और दोनों को मिला करके एक एब्सोल्यूट जो है रियलिटी बनाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये देखिए 3 शब्द जो अपन ने यहाँ अभी देखे थे, ये आपके सरप्राइज हो गया, अनएक्सपेक्टेड जस्टापोजिशन हो गई, स्ट्रेंज एंड इलॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। और ईयर ध्यान रखिएगा 1924, जब आपके आंड्रे ब्रिटन ने क्या किया था? सरियलिस्ट मैनिफेस्टो को पब्लिश किया था। उसी के साथ इसकी शुरुआत मानी जाती है। कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। और ये ऑल ओवर यूरोप कब शुरू हो गया था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद से। ये तो नाम हो गए आपके आंड्रे ब्रिटन। एक ये नाम ध्यान रखना है, सल्वाडोर डाली, जो अपनी रियलिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते थे, लेकिन स्ट्रेंज सब्जेक्ट के लिए भी। ठीक है, और उसके बाद एक नाम ध्यान रखना है, पाब्लो नेरुडा का। ठीक है भाई, चलिए। तो ये आपके तीनों टॉपिक हो गए, एक एक क्वेश्चन हो गया सभी का, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म और सरियलिज्म का। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी और व्हाट्सअप में भी मिल जाएगी। ठीक है, दोनों के लिंक आपको वीडियो में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ भाई, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि तैयारी में भी आप अच्छे से लगे रहिए, और तैयारी करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सपोर्ट करते रहिए। लाइक शेयर कर दिया कीजिए, और क्या करिए? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको कुछ लगे कि और भी कुछ टॉपिक आप चाहते हैं जिस पर क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए हो, आपको ना मिल पा रहे हो, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम में हमें बता सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी टॉपिक आप बताएं उस पर अपन एक वीडियो बना लें। ठीक है भाई, चलिए ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।